हेलो किड्स, देखिए रिफ्लेक्शन आपने पढ़ लिया है। लाइट में सेकंड टॉपिक आपका है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, बहुत अपने दिमाग में कुछ चीज़ें क्लियर कर लीजिए। बस उतना लिखिए जितना ज़रूरत है। साइंस बहुत ज़्यादा लिखने को नहीं कहता है, ठीक है। टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए। ज़्यादा लिखने का मतलब ज़्यादा मार्क्स नहीं होते हैं। व्हेन लाइट रे एंटर्स, रिफ्रैक्शन क्या होता है उसके डेफिनेशन में आपको बता रहा हूँ। व्हेन लाइट रे एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, it deviates from its original path. This phenomenon is called refraction. जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, एक मीडियम का मतलब जैसे एयर हो गया, दूसरा मीडियम वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, ऐसी दो मीडियम चाहिए रिफ्रैक्शन में। रिफ्रैक्शन अकेले एक सिंगल मीडियम में नहीं होता है, ठीक है ना। तो जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है, यानी कि खिसक जाती है, तो इधर या उधर चली जाती है। अब ये इधर या उधर का क्या मतलब है, वो डिपेंड करता है रेयर मीडियम से डेंसर में जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है। तो इसको समझिए, ये इंसिडेंट रे है, ये इसका ओरिजिनल पाथ मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया, ये होना चाहिए, लेकिन ये ना होकर ये इधर आ गई है रे, यानी टुवर्ड्स द नॉर्मल आ गई। ये नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ आ गई है, ठीक है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि ऊपर रेयर था, यहाँ डेंसर मीडियम है। रेयर मीडियम होता है हल्का मीडियम, डेंसर होता है घना मीडियम। जैसे एयर और वाटर में अगर कंपैरिजन करते हैं तो एयर रेयर मीडियम है और वाटर डेंसर मीडियम है। जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ छोटा हो जाएगा। गॉट इट। अब दूसरा केस इसमें क्या है, जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर करती है लाइट रे, कभी हो सकता है वाटर से एयर में जाए, तो उस वक्त ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो टू अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, ये इस पर डिपेंड करती है, ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो गई, इधर टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये दो कंडीशन होती है रिफ्रैक्शन की। डेफिनेशन आपकी समझ में आ गई होगी। अब इसमें है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आएगा तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और साथ में आएगा। फर्स्ट इज इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई ऑन अ सेम प्लेन, और लाई ऑन अ सेम प्लेन। ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। अब देखिए एंगल, जब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम पढ़ते थे तो उसमें भी यही था, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे रिफ्रैक्टेड है, वहां रिफ्लेक्टेड था, क्योंकि वहां रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे, यहाँ पर रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। बस इतना ही डिफरेंस है, ऑल लाई ऑन अ सेम प्लेन। दूसरा जो है वहां अलग था, वहां था एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ, यहाँ पे ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पे द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, याद रखिएगा। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो साइन, SIN, सिन नहीं होता है, सिन मतलब पाप होता है, लेकिन यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में इसको साइन बोलते हैं। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sign of angle of refraction for any particular pair of medium, ये समझना जरूरी है। मतलब एयर वाटर के लिए, वाटर ग्लास के लिए दो मीडियम हमेशा चाहिए रिफ्रैक्शन के लिए। इनके लिए साइन और आई और साइन आर, आई क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर क्या है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इनका जो रेशियो होता है वो एक कांस्टेंट होता है, और उसकी वैल्यू को ही हम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, और इसी को हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज स्नेल्स लॉ, तो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो आपने याद किया है उसी को लिख देना है आपने। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर एनी पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसको थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे समझोगे। इसका मतलब ये है कि हमेशा आई और आर, एयर और वाटर अगर दो मीडियम है तो ये हमेशा सेम रहेंगे, चाहे आप कहीं भी करो ये वाला इंसिडेंस, चाहे घर के अंदर करो, बाहर करो, अमेरिका में करो, इंडिया में करो, वाटर कहीं भी करो, ठीक है ना। तो वो साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट होता है, इज इक्वल टू आर आई लिखा। आर आई होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब नया टर्म आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और स्नेल्स लॉ आएगा तो क्या लिखेंगे, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को ही हम स्नेल्स लॉ बोलते हैं। अब नया टर्म क्या है यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब भैया ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है इसको समझना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वैसे तो ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन है, और भी डेफिनेशन होती है इसकी, वो अभी बता देते हैं। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, इट्स एन एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू व्हाट एक्सटेंट इट कैन बेंड अ लाइट रे। ध्यान से सुनिए,
ये किसी भी मीडियम की वो एबिलिटी होती है कि ये कितनी एक्सटेंट तक, कितनी मात्रा तक लाइट रे को बेंड कर सकता है। ये वैल्यू अलग अलग होती है हर एक के लिए, ठीक है ना। उसको हम आगे पढ़ते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन आएगा, तो एक लाइन तो ये लिखनी है, बाकी ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन है जो सेकंड लॉ है, और एक नीचे लिखी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अगर केवल, याद रखो, आपके बुक में सर ने आपको नोट्स दिए हैं, उसमें लिखा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब वैक्यूम और एयर में लाइट की स्पीड तो सेम ही होती है ना। तो एक मीडियम को एयर मान लिया जाता है, दूसरे मीडियम, जो भी मीडियम होता है वो होता है, लेकिन वो भी डेफिनेशन है। फिलहाल आप ये समझिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट्स एन एबिलिटी ऑफ ए मीडियम टू व्हाट एक्सटेंट इट कैन बेंड अ लाइट रे, ठीक है। अब कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, भाई ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कारण क्या होता है, ये लाइट रे बेंड क्यों हो जाती है, इधर को चली क्यों जाती है। जैसे हमने पेंसिल पानी में डुबोई, ग्लास के एक कांच का ग्लास लीजिए, उसमें पेंसिल आप डुबोएंगे तो आप पाएंगे क्या कि वो बेंट हो गई, डिस्टॉर्टेड पेंसिल दिखाई देती है, टूटी हुई सी पेंसिल दिखाई देती है, वही रिफ्रैक्शन होता है। और भी इंसिडेंट है, बाद में पढ़ेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। कॉज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट, कॉज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब ऐसा क्यों होता है, रिफ्रैक्शन क्यों होता है। तो रिफ्रैक्शन जो होता है वो इसलिए होता है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। तो यहां से जब हमारी आंख इसको देखेगी तो ये अलग स्पीड से हमारी आंख पे पहुंचेगी, यहाँ एयर वाटर से आएगी तो अलग टाइम पे हमारी आंख पे पहुंचेगी, क्योंकि स्पीड डिफरेंट है। तो अलग अलग टाइम पे पहुंचेगी तो पिक्चर अलग अलग बनेगी, तो ये हमको मुड़ी हुई दिखाई देगी। इसको हम और डिटेल में बाद में समझते हैं। अब यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कैलकुलेशन होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, क्या बोल रहा हूँ, ऑडियो भी सुनिए, वीडियो भी सुनिएगा, देखिएगा। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर भी होता है, इज इक्वल टू 1 म्यू 2 भी लिखते हैं इसको। यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 वो पीछे लिखा होगा, विद रिस्पेक्ट टू 1 ये आगे लिखा होगा, इसको ही समझना है हमने, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू द वाटर, ये मैंने एग्जांपल बताया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का निकालना किसके कंपैरिजन में, विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। तो ए एन जी जिसका निकालना वो पीछे लिखा है, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना वो आगे लिखा है, ए म्यू जी, न्यू बोलते हैं इसको, सॉरी। स्पीड ऑफ लाइट न्यू, नॉट म्यू, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ऐसे करके ये आंसर निकल आएगा, ठीक है। इसका कोई यूनिट नहीं होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये रेशियो होता है, ध्यान रखिए, रेशियो में यूनिट से यूनिट कट जाएगी, तो इसलिए इसका कोई रेशियो नहीं होता है। गॉट इट। अगला वीडियो बना के आपको भेजूंगा मैं, तब तक आप इसे प्रिपेयर करिए, ठीक है, ओके।